हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सी सेट की हमारी जो सीरीज है इसके अंदर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू क्यूब्स, और साथ साथ हम जो डाइस का कॉन्सेप्ट है ये दोनों समझेंगे। थोड़ा ना ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ज़्यादा है, पर कई बार हम रटने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस वजह से ये टॉपिक है ना कई बार हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है तो आपका वो बड़े आराम से आप आंसर उसको कर पाओगे। तो फोकस समझने की तरफ ज्यादा रखना। फॉर्मूलाज मैं लिखवाऊंगा, शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, पर एक बार चीजें समझ आ जाएंगी फिर वो फॉर्मूला आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला आखिर आया कहां से है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहां पर मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो भी आपको इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी। राइट, चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखो यहां पर ना इस चीज को नोटिस करो। आई होप ये दिख पा रहा होगा आप सभी को। आप लोगों ने खेला भी होगा, ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे करके खेलते हैं। ठीक है, बेसिकली हर एक फेस के ऊपर सेम कलर चाहिए होता है, जैसे अभी रेड आपको दिख रहा होगा इस तरह से। अब देखो ये क्या है, क्या ये क्यूब है? आंसर इज यस, बिल्कुल क्यूब है। अब जब भी हम बात करते हैं ना एक क्यूब की, तो आप नोटिस करो, जैसे इसी क्यूब की अगर बात करूं, आप किसी भी चीज ना अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो एक बार या तो उसको सामने रख लो या फिर इमेजिन करो। मुझे एक बार बताओ कि जो सामने आपको दिख रहा है ये जो रेड वाला पूरा का पूरा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सिर्फ फेस। क्या बोलते हैं? फेस। ये जो आपको दिख रहा है, गेटिंग इट? ये रेड दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा फेस है। मुझे आप लोग एक बार सोच के बताओ कि इस पूरे क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस होंगे? आप बोलोगे सर 6। एक तो ये रेड वाला, एक ये आपका व्हाइट, एक आपका ये ऑरेंज, एक आपका येलो, इसके अलावा ये भी तो है ग्रीन, और एक इधर आखिरी ब्लू। तो टोटल इसके ना 6 फेसेस हैं। ध्यान से इमेजिन कर लो, या तो अगर आपके सामने है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो टेक्निकली ना जब मैं बात करता हूं, ये आपके सामने क्यूब आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक तरह से एक सॉलिड है। और ये है क्या सर? ये 3D मॉडल है। ठीक है, तो बेसिकली ना एक 3 डायमेंशनल सॉलिड आपके सामने देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पर हमने ये भी देख लिया कि ये जो ऐसे इनका फेसेस होते हैं, तो इस तरह से टोटल आपको 6 फेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया, जैसे ये एक फेस, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो टोटल 6 फेस इस पर्टिकुलर क्यूब के आपको देखने को मिल जाएंगे। सही बात है सर। और क्या जानना चाहिए? और मुझे बताओ कॉर्नर कितने हैं इसके अंदर? कॉर्नर समझते हो? ये देखो यहां पे ये वाला कॉर्नर, जैसे एक ये ना मैं इस कमरे में खड़ा हूं, इस कमरे का जैसे इस दीवार का जैसे ये एक कॉर्नर है यहां पे। पता नहीं आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा, इधर देखना, ये यहां पे जैसे ये एक कॉर्नर है। तो जैसे आपका कमरा होगा, उस कमरे का भी तो कुछ कॉर्नर होगा, उसी तरह से यहां पर जो क्यूब देख पा रहे हो, ये क्या हुआ? उसका कॉर्नर। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्यूब के अंदर टोटल कितने कॉर्नर हैं? बताओ एक बार सोचो। आप बोलोगे सर एक ये कॉर्नर, दूसरा ये, तीसरा ये नीचे वाली साइड, चौथा ये, फिर आगे आओ, ये तो काउंट कर लिए, आगे पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4, फिर ऐसे जैसे 1 2 3 4 स्टार्टिंग में, ऐसे पीछे 5 6 7 और 8। अगर आपके हाथ में क्यूब है ना, ऐसा आप अपने आप देख लोगे, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, फिर पीछे 5 6 7 8। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि एक क्यूब के अंदर आपको टोटल 8 कॉर्नर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हमने इसमें फेस समझ लिया, कॉर्नर समझ लिया। एक ये वाली लाइन देख रहे हो, जैसे ये वाली, ये क्या है सर? एज। ये क्या है? एज। ये क्या है? एज। ये क्या है? एज। अब मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इस क्यूब के अंदर टोटल कितने एजेस हैं? बड़े आराम से आप कह दोगे सर 1 2 3 4, ऐसे करते करते टोटल अगर आप नोटिस करोगे ना, तो टोटल आपको 12 एजेस आप काउंट कर सकते हो। तो यानी कि एक क्यूब जो मैंने आपको सामने यहां दिखाया, इसके अंदर टोटल 6 फेसेस हैं। जो आपको दिख रहा है उसको, ये पूरा का पूरा फेस है स्टार्टिंग में। कॉर्नर आप समझ गए, ये वाला हिस्सा कॉर्नर होता है ऐसे, और ये जो एज होता है ये वाला, ये वाली जो पूरी लाइन है, दिस इज एज। क्लियर? तो इस तरह से इसके अंदर 6 फेस, 8 कॉर्नर
और आपके 12 एजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात तो सर समझ आई। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, क्यूब के अंदर जैसे ये क्यूब है, आप नोटिस करना ये जो एज की लेंथ है, ये एज की लेंथ, ये एज की लेंथ, ये एज की लेंथ, ये इक्वल होती है। तभी तो आपने जो क्यूब पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो ना कि सारी चीजें इक्वल होती हैं, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट। यहां पर सारी की सारी चीजें इक्वल है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, इस तरह से सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको क्यूब बोल दिया जाता है। पहले तो एक बेसिक आइडिया ये समझ आ गया। ठीक है सर, ये बात तो क्लैरिटी हुई। अब इसी तरह से एक और चीज समझना, अगर मान लो जैसे इसी को इमेजिन करना, जैसे इसको मैंने आपके सामने दिखाया, या थोड़ा येलो ले आते हैं सामने, राइट, थोड़ा दिख जाएगा आपको आसानी से। हाँ ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3, एक छोटा हिस्सा, इसको आप निकाल भी सकते हो, निकल भी जाते हैं ऐसे, आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे ना ये निकल भी जाएगा। ये 1 2 3, टोटल 3 लेंथ है इसकी। अगर इसको मैं 1 मानूं तो एक्चुअल में ना, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये छोटे वाले क्यूब की लेंथ कितनी है, आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। अगर मैं इसको ऐसे निकाल देता हूं, ये जो क्यूब निकलेगा, तो लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब वो कितनी आएगी, आप बोलोगे सर वो आएगी 1। और अगर आप पूरे की बात करो लेंथ ऑफ लार्ज क्यूब, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी सर 3। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इसकी, या यहां पिक्चर भी है आपके सामने, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, जैसे ये देखो, अगर आप इसको मानो कि इस पूरे की लेंथ 3 है, इतनी लेंथ पूरी 3 है, तो ये कितना होगा, इतना, ये 1 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जानते हो कि वॉल्यूम तो सेम रहेगा सर, तो अगर मैं आपसे बात करूं बड़े वाले क्यूब की, अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे कि लार्जर क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, आप बोलोगे सर 3 का क्यूब, वो बन जाएगी आपकी 27। और अगर मैं आपसे पूछता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, आप बोलोगे सर वो आ जाएगी कितनी, 1 का होल क्यूब, यानी कि 1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि इसके अंदर ये जो बड़ा वाला क्यूब था, इसके अंदर छोटे वाले क्यूब कितने हैं, यानी कि ये वाला जो आपके सामने क्यूब देखने को मिल रहा है बड़ा वाला, इसके अंदर इस तरह के छोटे वाले क्यूब कितने हैं, आप बड़े आराम से कह दोगे। कैसे कह दोगे, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, स्मॉलर क्यूब्स, वो होंगे बड़े वाले का वॉल्यूम, वो कितना है 27, डिवाइड बाय स्मॉलर वाले का वॉल्यूम, यानी कि इसमें 27 क्यूब इस तरह से छोटे छोटे आपको क्यूब्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है ये बात। अगर आप इसको काटने की कोशिश करोगे ना, इसको जब तोड़ोगे आप ऐसे ऐसे निकालोगे इसको, तो आप नोटिस करोगे इस तरह से छोटे छोटे आपको 27 क्यूब देखने को मिल जाएंगे। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात। ठीक है सर, ये बात तो हमें क्लियर हुई, राइट। और कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे चीजें समझ आ गई इसके अलावा भी। ठीक है, ये बात भी समझी, राइट। इस तरह से जैसे मैंने आपको कह रहा था, इसमें से आप छोटे छोटे क्यूब्स आप निकाल भी सकते हो। यहां तक तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें हो चुकी है। अब हमें एक चीज और समझनी है। क्या समझना है, इसके ऊपर की क्वेश्चंस आते किस तरह से, वो हमें यहां पे जानना पड़ेगा। वो समझते हैं। ये क्यूब था आपके सामने, बिल्कुल सही बात है। अब आप ना मुझे इस क्यूब के अंदर वो वाले क्यूब बताओ, मतलब ये बड़ा क्यूब था, इसके अंदर छोटे छोटे वाले क्यूब्स हैं, जैसे ये इस पिक्चर में आप देखने को मिलेंगे। इसके अंदर वो वाले क्यूब्स बताओ जहां पर तीनों के तीनों कलर्स, तीनों की तीनों साइड में कलर पेंटेड है। क्या है, 3 साइड्स पे जिनके कलर हो। ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला, इस क्यूब के अंदर आपको इतने कैसे, कितने नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स देखने को मिलते हैं जिनकी 3 साइड्स के ऊपर कलर हो। आप बड़े आराम से कह पाओगे। कैसे, ये देखो, ये कोने वाला क्यूब समझना, ये कोने वाला, ये जो छोटा वाला, इसकी बात कर रहा हूं, छोटे वाले क्यूब की, राइट। अब आप नोटिस करोगे इसके सर एक साइड पे येलो है, एक साइड पे ग्रीन है, एक साइड पे रेड है। तो आपने नोटिस किया ये वाला जो क्यूब था ना, ये वाला, ये जो बिल्कुल कोने वाला है, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 3 साइड्स के ऊपर आपका कलर होगा। और एग्जांपल अगर इसमें समझना है तो ये वाला क्यूब समझो, ये वाला छोटा क्यूब, इसके एक साइड येलो, एक साइड रेड, एक साइड ब्लू। उसी तरह से और एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे सर ये वाला, इसके एक साइड येलो है, एक साइड ब्लू है, तीसरी साइड हमें दिख नहीं रही पर कुछ ना कुछ कलर तो होगा। सिमिलरली यहां पर ये सोचो, एक साइड पे रेड है, एक साइड पे येलो है, एक नीचे और भी कोई कलर होगा। आप एक चीज इमेजिन कर पा रहे हो कि जहां जहां पे मेरे कॉर्नर्स है ना, वहां वहां पे मुझे 3 साइड्स के ऊपर कलर है। समझ पाए इस बात को, जितने भी कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे भी 3 कलर्स, इस वाले कॉर्नर पे भी 3 कलर, इस वाले कॉर्नर पे भी 3 कलर, इस वाले कॉर्नर पे भी 3, इस वाले कॉर्नर पे भी 3, इस वाले पे भी 3। तो एक्चुअली मेरा कहने का पता पॉइंट क्या है,
अगर आपको यह देखना हो कि आपके क्यूब, आपके सामने पिक्चर के अंदर कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी 3 साइड्स कलर हैं, तो आप बोलोगे सर वो और कुछ नहीं होता बल्कि इट विल बी इक्वलेंट टू हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, क्योंकि जो भी हमारे कॉर्नर्स होंगे उन हर कॉर्नर के वाला जो क्यूब होगा वो कहीं ना कहीं 3 साइड से कलर होगा। और कॉर्नर्स आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि एक क्यूब के अंदर हमें 8 कॉर्नर देखने को मिलते हैं। अगर वो बात ठीक है तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस वाले क्यूब के अंदर टोटल कितने ऐसे क्यूब्स हैं, स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनके 3 साइड के ऊपर कलर है, आप बड़े आराम से उसको कह दोगे कि ऐसे 8 क्यूब देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? 3 साइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक चीज और समझो कि मान लो इसी चीज के अंदर सेम क्वेश्चन है, पर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 साइड वाला तो समझ आ गया, मुझे ऐसे क्यूब्स दिखाओ सर पिक्चर के अंदर जिनकी 2 साइड्स के ऊपर पेंट है। कितनी साइड्स? 2 साइड। आप सोचो एक बार, कौन सी ऐसी साइड दिख रही है जहां पे 2 साइड्स के ऊपर पेंट है? ये देखो, ये देखो, ये वाला। अब इस वाले क्यूब को अगर आप देखोगे ना, एक साइड के ऊपर येलो है, एक साइड के ऊपर ब्लू है, बाकी तो अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी तो अंदर है, उसके अंदर तो कोई कलर नहीं है। उसी तरह से ये वाला समझो, ये वाला, इसके एक साइड के ऊपर रेड है, एक साइड के ऊपर ब्लू है, तीसरा कुछ भी नहीं। उसी तरह से यहां पर भी नीचे होगा कुछ और कलर, यहां पर भी। तो एक्चुअल में ना आप एक बार नोटिस कर रहे हो कि ये था क्या, ये वाली चीज क्या है? आप बोलोगे सर ये वाली चीज हमारी एज है, ये वाली चीज एज है। इस एज के अगर मैं साइड वाले हटा दूं तो उनके बीच वाले जो आएंगे ना, उनकी 2 साइड के ऊपर कलर होगा। इस एज के ऊपर भी हमें एक क्यूब मिल गया, इस एज के ऊपर भी हमें मिल गया, इस एज के ऊपर भी मिल गया। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, जैसे जैसे मैं एज को नोटिस करता जा रहा हूं उस हिसाब से मेरे पास हो क्या रहा है, उस हिसाब से मेरे पास ऐसा क्यूब आ रहा है जहां पर 2 कलर्स, यहां पर 2 साइड्स के ऊपर कलर है। और मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में ही समझाया था कि एक क्यूब के अंदर हमें कितने एजेस देखने को मिलते हैं? सर 12 एजेस। तो जब मैं बात करता हूं ना इस तरह के क्यूब की, जहां पर 3 साइडेड वाला क्यूब है, मतलब 3 स्मॉलर क्यूब्स हैं, उस केस में आपका अगर मैं बात करूं 2 साइड पेंटेड की, ऐसे कितने क्यूब्स इस केस में देखने को मिल जाएंगे जितने हमारे एजेस होंगे? और एजेस कितने हैं सर? 12। इनके जनरलाइज फॉर्मूला में सिखा दूंगा, पर अभी के लिए समझो कि ये 12 आया कैसे। रटने की कोशिश करते हो तो उस वजह से कई बार गलत हो जाता है, चिंता नहीं करनी, फॉर्मूला में सबके लिखवाऊंगा, पर एक बार पहले समझ लो कि आया कहां से ये चीज। चलो सर, 3 साइड वाला देख लिया, 2 साइड वाला देख लिया, अब मुझे बताओ 1 साइडेड कैसे निकालोगे? बताओ। बहुत ईजी है, सोचो एक बार, सोचो कैसे लिखता है, कैसे आएगा 1 साइड वाला? इसी पिक्चर में देखो, कौन सा ऐसा क्यूब आपको दिख रहा है जिसकी सिर्फ एक ही साइड पेंटेड है? आप बोलोगे सर ये वाला देखो ना, इसकी बस एक ही साइड पेंटेड है, येलो। ये देखो, ये वाला जो बीच में है, बिल्कुल बीच में, बीच वाला देख रहे हो, इसकी बस एक साइड पे येलो है, बाकी अंदर से तो खोखला है ये। ऐसे ये वाला, इसकी एक साइड व्हाइट है, बाकी अंदर से खोखला है। ये ब्लू है, बीच वाला ये जो है, बाकी अंदर से तो खोखला है। इसी तरह से रेड वाले में भी। तो आप नोटिस कर रहे हो, ये वाला भी क्यूब, ऐसे ही आपके 3 क्यूब और होंगे। ये 3 हमें दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे, एक नीचे है, एक उधर है, एक बैक साइड पे है। तो एक्चुअल में ना अगर आपसे पूछे कि इस क्यूब के अंदर 1 साइड पेंटेड वाले क्यूब कितने हैं, आप बोलोगे सर वो 6 हैं। क्यों? क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं, राइट। और हर फेस के ऊपर हमें एक एक देखने को मिला है, हर फेस के ऊपर हमें एक एक ऐसा क्यूब देखने को मिला जिसकी सिर्फ एक साइड पेंटेड है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3 वाले क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे जिनकी एक साइड पेंटेड होगी, तो आंसर आएगा 6। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस तो हो गए, 3 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड। क्या कोई ऐसा क्यूब भी होगा, क्या कोई ऐसा क्यूब भी होगा जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है? सोचो एक बार, थिंक अपॉन दिस। डू यू थिंक देयर विल बी एनी सच क्यूब जिसकी 0 साइड पेंटेड है? होगा? आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। कौन सा है वो क्यूब? एक काम करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ना इस पूरे क्यूब को तोड़ दो, एक एक करके निकाल दो, तो सारे क्यूब निकल जाएंगे। पर अंदर से ना इन सब के बीच में, मतलब इसको भी निकाल दो आप, इसको भी निकाल दो, अंदर जो बिल्कुल बीच वाला होगा वो एक ऐसा क्यूब निकल के आएगा जहां पर आपकी कोई साइड पेंट नहीं होगी। मतलब समझना इस क्यूब को, जैसे ये 3x3 था, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, एक ऐसा क्यूब है
बिल्कुल बीचों बीच इस पर्टिकुलर आपके 3x3 के अंदर जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। डू यू गेट माई पॉइंट? तो दरअसल में ना एक ऐसा क्यूब यहां पे हमें मिलेगा जिसकी 0 साइड पेंटेड है, देयर विल बी 1 सच क्यूब, क्योंकि इसको पूरे पे जब आप निकाल दोगे ना, बीच वाला जो बिल्कुल बीच में रह गया उसकी 0 साइड पेंटेड होगी। क्या ये बात समझ पाए हो आप लोग? इसको वेरीफाई करना है, करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि भैया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने आएंगे? 27, ठीक है ना। इस वाले के अंदर टोटल कितने क्यूब्स हैं? टोटल सर 27 क्यूब हैं इस वाले के अंदर, है कि नहीं? उस 27 में से आप नोटिस करो, 8 तो ये हैं जिनकी 3 साइड पेंटेड है, 12 ये हैं जिनकी 2 साइड पेंटेड है, 6 ऐसे हैं जिनकी 1 साइड पेंटेड है, और एक है आपकी 0 साइड पेंटेड वाला। इनको ऐड करो, एक का आंसर था 8 जिनकी 3 साइड पेंटेड थी, 12 आया था 2 साइड पेंटेड वाले, 6 वो क्यूब थे जिनकी 1 साइड पेंटेड थी, और एक ऐसा क्यूब था जिसकी 0 साइड पेंटेड है। सबको ऐड करोगे आपका आंसर 27 ही आएगा। तो 27 के 27 क्यूब हो चुके हैं इसके अंदर से। 8 क्यूब ऐसे थे जिनकी तीनों साइड पेंटेड है, वो कौन से थे सर? कॉर्नर वाले। 12 ऐसे क्यूब थे जिनकी 2 साइड पेंटेड है, जो आपके एजेस के साथ लिंक थे। देखा था ना ये वाले, ये एज के अक्रॉस एक व्हाइट एक ब्लू, एक ब्लू एक येलो, इस तरह के 12 क्यूब्स थे। ऐसे क्यूब जिनकी सिर्फ एक साइड पेंटेड थी, वो हमें पता है बीच वाले, ये येलो वाला, ये ब्लू वाला, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला, ऐसे 6 हर फेस के रिगार्डिंग आगे थे। और अब जब इसको बिल्कुल तोड़ दोगे, एक बीचों बीच एक आपको ऐसा क्यूब देखने को मिलेगा जो क्या होगा? जो आपका कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। और इस तरह से टोटल 27 क्यूब्स हमारे यहां पे बन जाएंगे। आई होप इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ये चीज समझ आई? ठीक है। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि इमेजिन करेंगे इसको तोड़ दिया उसको तोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ चीज थी आपको समझाने की कि आपको पता हो कि क्वेश्चंस ये जो वैल्यूज आई हैं आई कहां से है। प्लस एट द सेम टाइम कई बार थोड़ा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे, जैसे यूपीएससी ने 2023 में पूछा, वहां पर फॉर्मूला एप्लीकाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी होती, किसने समझा होता ना इस क्यूब को, तो बड़े आराम से उसका आंसर आता। तो मैं रटवाने की बजाय चाहता था कि आपको समझाऊं कि कैसे ये चीज हम पहुंचेंगे। क्योंकि नोटिस करो ना, ये तो हमसे इसने 3 वाला दे दिया, कल को ये हमसे इस तरह से नॉट ये वाला, ऐसे 4x4 क्यूब भी आ सकता है हमारे सामने, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास 5x5 क्यूब भी आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है, तो उन जनरलाइज फॉर्मूलास को हम एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली ना आज जो थोड़ी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं किसी और जगह से कर रहा हूं, ये थोड़ा स्टूडियो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक सा है, तो थोड़ा मैं इसके साथ उतना कस्टम नहीं हूं। नॉर्मली जो बाकी स्टूडियोस में रिकॉर्डिंग करता हूं वो काफी खुले डुले होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। आ जाओ चलो फॉर्मूलाज एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूलाज कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको निकालना हो, यहां पे समझना एन का मतलब, समझना एन का मतलब होगा लार्जर क्यूब साइड डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब साइड। आपको बस इतना ही निकालना है, जो भी आपकी एन की वैल्यू आएगी वो निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लार्जर क्यूब कितना है यहां पे? 1 2 3, छोटा वाला कितना है? 1, तो इस केस में एन आपका कितना आएगा? 3। बस अगर आपने एक बार एन की वैल्यू निकाल ली ना, फिर सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स, क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ क्यूब्स जिनकी 3 साइड पेंटेड होती है, ऐसे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं? आंसर इज वो हमेशा हमेशा 8 ही आएंगे। क्योंकि आप नोटिस करो, चाहे आप 3x3 क्यूब की बात कर लो, चाहे आप 4x4 या 5x5 की बात कर लो, ऐसे क्यूब जिनकी तीनों साइड पेंटेड है वो हमेशा ही हमेशा कौन से होंगे? सर वो हमेशा ही हमेशा कॉर्नर वाले क्यूब्स होंगे, राइट। सिर्फ उस केस में ही आपकी सारी साइड्स पेंटेड आएंगी। तो चाहे कितना भी बड़ा क्यूब क्यों ना हो, अगर वो आपसे पूछे 3 साइड पेंटेड कितने हैं, तो आंसर विल ऑलवेज आपका 8 ही आएगा। ये बात तो चलो ठीक हुई। सर इसी तरह से अगर हमें से कोई पूछे कि भैया 2 साइड पेंटेड वाले कितने आएंगे, तो उस केस में क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा? देखो उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी n-2 इंटू 12। ठीक है सर। इसी तरह से आपसे कोई पूछे सर
कि अगर मान लो वन साइड पेंटेड देखना हो, क्या देखना हो सर, वन साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड का क्या फॉर्मूला बनेगा, वन साइड पेंटेड का फॉर्मूला बनेगा आपका n माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 एंड आपके अगर वो आपसे पूछे कि जीरो साइड पेंटेड कितनी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपका n माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये चार फॉर्मुले ध्यान में रखने हैं। n एक बार आपका निकल आया, लार्जर क्यूब साइड डिवाइड बाय स्मॉल क्यूब साइड, और अकॉर्डिंगली अगर आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने होंगे, थ्री साइड पेंटेड हमेशा 8 आएगा, टू साइड पेंटेड n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा, आपका वन साइड पेंटेड वाले का n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, जीरो साइड पेंटेड वाले का n माइनस 2 का होल क्यूब। एक एक करके अब ये फॉर्मूला ना हम अपने सारे इसमें अप्लाई कर लेते हैं जो मैंने आपको थ्री वाले कराए। जैसे थ्री साइड पेंटेड तो हमेशा हमेशा 8 आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। टू साइड पेंटेड वाले का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था सर, फॉर्मूला आपने बताया था n माइनस 2 इंटू 12। इसमें n की वैल्यू जरा 3 डालो, जैसे आप n की वैल्यू 3 डालोगे ये क्या बनेगा 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 12 और आपका आंसर 12 आ भी गया जैसा हमने देखा। उसी तरह से वन साइड पेंटेड वाले का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये बन गया 6 और हमारा वो आंसर 6 भी था। इसी तरह से जीरो साइड पेंटेड वाले का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 का होल क्यूब एंड वो आपका बन जाएगा 3 माइनस 2 1 का होल क्यूब दैट इज 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। एक काम करते हैं, 4 वाले के लिए हम थोड़ा करने की कोशिश करते हैं कि 4 वाले के लिए क्या होगा। अब देखो, पहली बात तो मुझे बताओ इसमें क्यूब्स कितने होंगे। आप बोलोगे सर यहां पर ना लार्जर क्यूब कितना है, आप बोलोगे सर लार्जर क्यूब की साइड है 4 और स्मॉलर क्यूब की साइड है कितनी, स्मॉलर क्यूब की साइड है सर 1, राइट। तो n आपका कितना बन जाएगा, n आपका बन जाएगा 4/1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 4। कोई दिक्कत आई होप इसमें किसी को होनी नहीं चाहिए। अब आपसे पूछे थ्री साइड पेंटेड वो कितने हैं, वो तो सर हमेशा आपने कहा 8 ही आना है, तो बिल्कुल सही बात है। टू साइड पेंटेड वाले का आपने क्या बताया सर, आपने बताया n माइनस 2 इंटू 12। वॉट इज n हेयर, n इज 4, तो 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12 इज 24। कोई दिक्कत किसी को। उसी तरह से वन साइड पेंट वाले का आपने जो फॉर्मूला बताया वो था n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये बनेगा 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 बन जाएगा। एंड लास्टली जीरो साइड पेंट वाले का बन जाएगा आपका n माइनस 2 का होल क्यूब, ये बनेगा आपका 4 माइनस 2 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8। अब एक चीज इसको वेरीफाई करने का तरीका, कितने क्यूब्स आएंगे यहां पे। आप बोलोगे सर लार्जर क्यूब की लेंथ है 4, तो वॉल्यूम कितना है 4 का क्यूब 64, तो 64 छोटे क्यूब्स बनेंगे। क्या ये सारे मिलकर 64 आ रहे हैं, आंसर इज यस। 8 प्लस 24 32, 32 प्लस 24 56, 56 प्लस 8 64। वेरीफाई करना है कैसे, ये आपके अलग अलग और चीजें हैं। ये तो पता है आपको कि सर ये तो 8 ही हैं, ये तो हमने देख ही लिया कॉर्नर वाले। ये 24 कैसे आए टू साइड वाले, देखो कौन कौन से हैं इसमें, आप नोटिस करना। सर एक क्यूब ये वाला, एक क्यूब ये वाला, बात सही है। आप नोटिस कर रहे हो हर एक एज की, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, हर एक एज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो दो क्या मिल रहे हैं, दो दो ऐसे क्यूब मिल रहे हैं जिनकी दो साइड पेंटेड है। और एजेस हम जानते हैं सर कितने होते हैं 12, तो 12 इंटू 2 24। तो ये बात भी मैंने वेरीफाई करा दी। वन साइड पेंट वाले कौन से आएंगे, अब ध्यान से समझना वन साइड वाले कौन से इसमें। वन साइड वाले भैया ये हैं, ये देखो ये देखो, क्या ये वो वाली चीजें नहीं है जहां पर 4 क्यूब्स पेंटेड है, मतलब 4 क्यूब्स की एक साइड पेंटेड है, बिल्कुल। और 6 ही तो फेस होते हैं हमारे, बिल्कुल 6 फेस होते हैं। एक क्यूब के ऊपर आपकी 4 क्यूब्स पेंटेड है, तो टोटल कितने होंगे सर, 4 इधर 4 इधर, ऐसे हर फेस के ऊपर 4 4, तो वो आपका आ जाएगा 4 इंटू 6 24। इनको जब सबको हटा दोगे जो अंदर बचेगा वो आपके जीरो फेस पेंटेड होंगे, तो जब सबको हटा दिया वो 8 आपके जीरो साइड पेंटेड बन जाएंगे। इसी तरह से सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप 5 साइड 6 साइड 7 साइड 8 साइड किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आई होप इसमें किसी को होनी नहीं चाहिए। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस की तरफ। अब समझ लिया है चीजों को, फॉर्मूला मैंने भी आपको समझा दिया है, अब विद इन सेकेंड्स आंसर आने चाहिए। बहुत बच्चे ना बड़ा डरते हैं इस टॉपिक से, है नहीं ये डरने वाला। ठीक है, आओ क्वेश्चंस की तरफ आओ पहले, फिर क्या क्या यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बस एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था 2023 वाला,
अदरवाइज ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी हैव बीन वेरी 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 इजी। फॉर एग्जांपल इसमें देखो क्या पूछ रहा है इसके अंदर, इसके पूछ रहा है कि हमारे पास ना एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको ग्रीन कलर से पेंट कर दिया एंड उसको एक एक सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स के अंदर तोड़ दिया। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव जीरो सरफेस पेंटेड। क्वेश्चन क्या पूछा है, जीरो सरफेस, यानी कि कोई भी साइड उनकी पेंटेड नहीं है। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम इसका? बिल्कुल जानते हैं सर। क्या था जीरो साइड पेंटेड वाले का? बताते रहना मुझे, जहां पे दिक्कत आएगी पूछ लेना, ठीक है। हालांकि रिकॉर्डिंग है, पूछोगे तो कैसे, पर फिर भी पीछे जाके एक बार देख लेना। मेरा कहने का पॉइंट वो है सर, जीरो साइड पेंटेड वाले का अभी आपने फॉर्मूला बताया था n-2 का होल क्यूब। व्हाट इज n हियर? n क्या है? n की वैल्यू आएगी लार्जर साइड ऑफ क्यूब डिवाइड बाय स्मॉलर साइड ऑफ क्यूब। ये है आपका n 5 ही है। डालो 5 तो ये बना 5 - 2 का होल क्यूब, ये बना 3 का होल क्यूब, दैट इज आपका 27। बहुत बहुत इजी आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सर ये तो हो गया, हाँ होना ही था, ठीक है। और आओ, a 20 centimeter cube is painted by green color and then cut into side cube of 4 centimeter. What is the number of cubes that have zero surface painted? सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या बनेगा, फॉर्मूला वही है n-2 का होल क्यूब। बच्चों को यहां पे कई बार n की कंफ्यूजन आ जाती है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया है। कुछ नहीं है, आपने क्या मैंने बोला था, n क्या होगा, लार्जर क्यूब की साइड डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब की साइड। लार्जर क्यूब की साइड है 20, स्मॉलर क्यूब की साइड है आपकी 4, तो ये बन जाएगा आपका 5, n की वैल्यू 5। जैसे आप 5 डालोगे ये आपका आंसर फिर से 3 का होल क्यूब यानी कि 27 वापस से बन गया। तो सर इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी 27 ही है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और आओ आगे, यूपीएससी ने 2016 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा है, अ क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज सच दैट साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/4 द बिगर क्यूब। एक्चुअल में ना ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जो छोटा क्यूब था उसकी साइज 1/4 थी, तो यानी कि अगर लार्जर क्यूब की साइड है 4 तो स्मॉलर क्यूब की कितनी होगी 1, और यही तो हमारा n होता है। तो n की वैल्यू बेसिकली उसने बता दी कि भैया n की वैल्यू 4 है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड पेंटेड, सिर्फ एक साइड पेंटेड है। सर एक साइड पेंटेड का तो फॉर्मूला हमने किया था, क्या था फॉर्मूला वन साइड पेंट का, क्या था सर, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यही तो था फॉर्मूला। n की वैल्यू डालो जरा, n की वैल्यू जैसे ही आप डालोगे 4, तो 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 इज 24। इजी आंसर, गेटिंग इट। सब क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। यूपीएससी ने जो जो पूछा है, 16 में वो पूछा था, 17 में ये पूछ लिया, इसको भी देख लेते हैं। आउटर सरफेस ऑफ अ 4 × 4 × 4, मतलब ठीक है 4 सेंटीमीटर वाला है, क्यूब इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड, ठीक है। इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेसेस टू यील्ड 64 1 × 1 × 1। तो बेसिकली 4 लेंथ वाला क्यूब था, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में 1 1 1 वाले में ब्रेक कर दिया। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस? क्या बताओ, पिछले और इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर है? नहीं है। n की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर लार्जर क्यूब की साइड है 4, छोटे क्यूब की साइड है 1, आपका n 4 आ गया। पूछा क्या है, डू नॉट हैव एनी पेंटेड फेस, सॉरी ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है जीरो वाले का? जीरो वाले का सर n-2 का होल क्यूब होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो n को डालो 4, 4 - 2 का होल क्यूब, ये बना आपका 2 का क्यूब, दैट इज आपका 8। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और ये चलो ठीक है, देख यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ना ऊपर मैंने लिखे हुए हैं साल, ये 2016, ठीक है, ये 2017, ठीक है, और ये देखो 2018। आओ इसको भी ट्राई करो। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। फिर से n की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू क्या है 3/1, बिल्कुल, तो n की वैल्यू है 3। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस? क्या होता है एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस वाला? 2 पेंटेड फेसेस के लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 12। n की वैल्यू है सर 3, 3 - 2 करोगे तो 1 × 12 आएगा, आपका 12 ही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही है। एक बार समझ लिया ना, मैं तभी जानबूझ के ये लेके आया था ताकि आपको समझा पाऊं। हर क्लास में मैं जो भी इसकी क्लास होती है मैं बहुत ही कंसेप्चुअली करवाने की कोशिश करता हूं, कभी रटवाता नहीं। रीजन बीइंग कि आप एक बार नोटिस करो यार कि 3 साइड पेंटेड वाले का रिलेशनशिप कॉर्नर के साथ है, 2 साइड वाले का आपके एजेस के साथ है, 1 साइडेड वाला आपका फेस के साथ है। अगर ये क्लैरिटी जिस बच्चे को आ गई ना, वो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा आपके क्यूब एंड डाइस में से। ये मेरा चैलेंज है, क्लियर है ये बात? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी ने हमसे पूछे थे। एक क्वेश्चन और भी करेंगे, बट आई होप आपको क्यूब का जो कॉन्सेप्ट था वो एक अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ना डाइस की तरफ चलते हैं। आप लोग लूडो वगैरह खेलते होंगे, है कि नहीं?
खेलती होगी आप सभी ने लूडो वगैरह, तो उसमें ये सब चीजें होती हैं कि आपके टोटल 6 फेसेस होते हैं। जैसे यही होता है ना, मतलब इसका छोटा पार्ट होता है तो बहुत बड़ा है, इसी को आप ऐसे रोल करते हो, है कि नहीं। तो मान लो एक फेस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 फेस होते हैं हर किसी के रिगार्डिंग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ ना कुछ आता है। ये होता है डाइस, ठीक है। तो देखो जैसा मैं हमेशा बोलता भी हूं, एक होती है हमारी आम जिंदगी, ठीक है, आम जिंदगी को बोलता हूं मैं आइडियल डाइस। क्या बोलता हूं सर? आम जिंदगी होती है हमारी आइडियल डाइस। क्या मतलब आइडियल डाइस का? देखो जो सही डाइस होता है ना, जो एक्चुअल में सही डाइस होता है, उसमें आप नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आप येलो देख रहे हो सामने, बिल्कुल अगर मैं इसको बिल्कुल अपोजिट कर दूं तो ये आ गया व्हाइट। तो बिल्कुल ना जो ऐसे अपोजिट होते हैं, बिल्कुल ऐसे अपोजिट, इनको बोलते हैं अपोजिट फेसेस, ठीक है। तो आइडियल फेस के अंदर, आइडियल डाइस के अंदर जो आपके अपोजिट फेसेस होते हैं, उनका सम कितना होता है? उनका सम हमेशा ही हमेशा 7 होता है। ध्यान रखना यहां बात किसकी हो रही है? आइडियल डाइस की। अगर जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही है तब ये चीज होती है। यानी कि अगर आपका पता लग जाए कि सर ये फेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे देखना हो ना इसके बिल्कुल उल्टी साइड क्या लिखा हुआ है, तो आप देखना उसकी उल्टी साइड 6 लिखा होगा, तभी जाके उसका सम 7 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो ये वाली साइड आपकी 2 लिखा हुआ है इस वाले फेस के ऊपर, ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल उल्टा होगा ये वाला, तो इसके ऊपर कितना लिखा होगा? 5, ताकि उसका वैल्यू भी 7 हो जाएगी। उसी तरह से मान लो जो भी बचा है, ठीक है, मान लो ये वाली साइड 3 थी, अगर आपको इसका बिल्कुल उल्टा देखना हो तो आप बोलोगे बिल्कुल उल्टा ये वाला है, वो हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से ना आपका जो आइडियल डाइस होता है, वहां पर उनके अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो कितना आता है? 7। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल। पर देखो जैसा जिंदगी आइडियल नहीं होती, ठीक है, जो हम चाहते हैं हमेशा जिंदगी में वैसा नहीं होता, उसी तरह से जो डाइस भी आइडियल नहीं होते जिंदगी में हमेशा। समझे इस बात को? डाइस कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, हो सकता है इधर 1 है इधर ही 6 हो गया, नॉर्मल जिंदगी में होता है, ठीक है ना। आइडियल जिंदगी होती ही नहीं कुछ भी, तो आइडियल डाइस भी क्या ही है। तो उस केस में ना हमें समझ आना चाहिए कि हम फिर निकालेंगे कैसे, कि मान लो हमें 1-2 फेसेस का पता है, हमें बाकी फेसेस का कैसे पता होगा। समझे इस बात को? तो आओ फिर उसको समझते हैं कि आखिर उनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये बात समझो, ठीक है, मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन हम करेंगे उस पर, चिंता मत करो। पर एक्चुअली इस चीज को इमेजिन करो, ये आप देख पा रहे हो? एक्चुअल में होता क्या है ना, जब भी आप किसी डाइस को देखते हो आपको उसकी 3 ही साइड देख पाते हो, समझ रहे हो? एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। क्वेश्चन हम करेंगे, चिंता मत करो, पहले मैं समझाने दो। जैसे आप लोग भी देख पा रहे होंगे ना, तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको यहां पे 3 ही साइड देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। एक आपकी ग्रीन, एक रेड और एक येलो, इसके अलावा आपको नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, पर 3 इसके पीछे भी तो है। तो सिमिलरली जब मैं बात करता हूं ना किसी एक डाइस की, तो नोटिस करना आपको 3 फेस तो दिख रहे हैं यहां पे, बाकी 3 पीछे गायब है, राइट। चलो कोई बात नहीं, तो इसी को एक बार इमेजिन करते हैं। इसी को क्या करते हैं सर? एक बार इमेजिन करते हैं। आपको ऐसे 3 फेस दिख रहे हैं, मान लो इसके ऊपर मैंने 1 लिख दिया, इसके ऊपर 2 लिख दिया, इसके ऊपर 3 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बार सोच के बताओ, अगर 1 के ना ये दोनों क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब साथ साथ। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, आप बोलोगे सर 2 और 3 हैं अभी जो दिख पा रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, देखो अगर तो ये होता आइडियल डाइस तो हमें पता होता कि 1 के अपोजिट सर 6 होगा, क्योंकि तब सम 7 होता है। पर मैंने बोला आइडियल डाइस नहीं है, तब 1 के अपोजिट क्या होगा मुझे नहीं पता। तो आंसर पता क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पर 2 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 और 3 तो सर हमें सामने सामने दिख रहे हैं, तो 2 और 3 अपोजिट नहीं होंगे इसके। उसके अलावा इसमें कुछ भी अपोजिट हो सकता है बाकी तीनों में से, मतलब 1 खुद के अपोजिट तो हो नहीं सकता, और 2 और 3 इसके बगल में है, तो बचे हुए जो ऑप्शंस हुए ना उनमें से कोई होगा। आई होप पहली बात तो ये समझ आ गई। चलो ठीक है सर। अब पता क्या होता है, जो क्वेश्चंस हमें आते हैं ना, उनमें पता क्या वो क्या करेगा, वो आपको अलग अलग इंस्टेंसेस दे देगा। क्या मतलब? वो बोलेगा कि एक बार जब आपने डाइस रोल किया तब उसके सामने ये फोटो आई, दूसरी बार डाइस रोल किया तो ये फोटो आई, तब आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में नंबर्स के अपोजिट कौन कौन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी को ही हम एक बार पहले कॉपी करते हैं।
मान लो जैसे आप ना अपने दोस्त के साथ ऐसे डाइस खेल रहे थे, एक बार फोटो आई आपकी ये, और वो आपको बोलता है दूसरी बार जो आपकी फोटो आई वो कुछ आई इस तरह से, ठीक है। एक फोटो आपकी ये है, फिर दोबारा से आपने डाइस को रोल किया तो अब आपके सामने ये फोटो आई। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई हमें ये बताओ कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या हम ऐसे क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे? पहले मैं आपको लॉजिकली कराऊंगा, फिर मैं इसकी टेक्निक समझाऊंगा, समझे। अब मुझे एक बार बताओ, जैसे मान लो यही वाली चीज थी, अब मैंने आपको इसमें इतना बता दिया था कि सर 1 के ना अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकते और 1 भी नहीं हो सकता, यानी कि 1, 2 और 3 ये तो पक्का ही पक्का अपोजिट नहीं है, क्योंकि ये उनके बगल बगल में है या खुद है वो। तो एक्चुअली 1 के अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर इधर से मुझे ऐसा लग रहा है कि 4, 5 या 6 में से कोई होगा, राइट, सही बात है। जब आपने दूसरी फोटो देखी, दूसरी फोटो में आपको एक चीज दिखी, सर 1 के अपोजिट ना 4 और 6 नहीं हो सकते, तो होगा क्या? या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। ये आया इस फोटो से, ये आया इस फोटो से, अब दोनों को कंबाइन कर दो। ये वाली फोटो भाई साहब कह रही है कि 1 के अपोजिट 4, 5 या 6 में से कुछ होगा, ये वाली फोटो कह रही है कि 2, 3 या 5 में से कुछ होगा। अब जैसे आप दोनों को कंबाइन करोगे ना, यू विल रियलाइज कि सर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन क्या आ रहा है? वो कॉमन आ रहा है 5। तो दरअसल में ना इससे मुझे कंफर्म हो गया कि 1 के अपोजिट पक्का ही पक्का क्या है? 1 के अपोजिट पक्का ही पक्का 5 है। क्या ये बात समझ आई? कैसे किया मैंने एडजेसेंट देखा क्या क्या है, जो चीज एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं हो सकती, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने आंसर तक पहुंच गया। ये था लॉजिकली करने का तरीका। पर हमारे पास टेक्निक्स हैं। क्या है वो टेक्निक? वो मैं आपको समझाता हूं। इसी को ही हम वापस से कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसी को ही हम एक बार वापस से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब करना कैसे एक बार समझ लो, करना कैसे है समझ लो। देखो आप लोगों को मैंने कई बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझाया हुआ है। जैसे इस चीज को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज जाना, राइट। ऑन द अदर हैंड जब हम ऐसे जाते हैं इसी को बोलते हैं सर एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके सामने ये 2 डाइस पड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह से इसको लिख लो। कैसे लिख लो? किसी भी तरह से। आपका क्लॉकवाइज अच्छा लगता है आप क्लॉकवाइज लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सेम ही टेक्निक यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसको क्लॉकवाइज लिखने की कोशिश करता हूं, आप इधर से चलोगे ना, फिर आप बोलोगे सर सबसे पहले 2 आया मेरे पास, जैसे मैं आगे बढ़ा मेरे पास 3 आता है, मेरे पास आता है उसके बाद 1। सेम चीज मैंने यहां पे करी, यहां पर शुरुआत करो, सर मैंने शुरुआत करी 4 से, फिर मैं गया 6 के ऊपर, फिर मैं आया 1 के ऊपर। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे तो करोगे ना क्लॉकवाइज, 4, 6, 1, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब ये कंडीशन आपने लिख ली, अब आपको देखना होगा कि इसके और इसके अंदर कितनी चीजें कॉमन हैं। आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन था इनके अंदर, दैट इज 1। जब आपका एक एलिमेंट ही कॉमन होता है ना, इसका मतलब यह होता है कि जो इनमें से बच गया वो 1 के अपोजिट होगा। वो कैसे? आप बोलोगे सर 2 और 3 आ चुका है, 4 एंड 6 आ चुका है, बचा क्या है? बचा है 5, तो 1 के अपोजिट होगा सर 5। उसी तरह से 2 के अपोजिट होगा सर 4, एंड आपका 3 के अपोजिट होगा 6। अब वो मेरे से कुछ भी पूछे वो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। समझे? समझे? तो क्या करना है बेसिकली, क्या करना है? व्हेन वन साइड इज कॉमन, ठीक है, व्हेन वन साइड इज कॉमन, in 2 dices, write them in clockwise order, एंड अकॉर्डिंगली मैंने आपको समझा दिया। जो चीज बच गई थी, जैसे जैसे आपने लिखा आपने नोटिस किया बच क्या गया? बच गया 5, तो 1 के अपोजिट 5 होगा, एंड क्योंकि ये 1 और 1 कॉमन आ गया, ये 1 यहां पर भी आखिरी में था, 1 यहां पर भी आखिरी में आपने लिख दिया, उस हिसाब से क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6। ध्यान रखना अगर यहां पर मैं 1 को आखिरी में लिख रहा हूं ना, तो यहां पर भी 1 आखिरी में ही आना चाहिए, समझे? तभी आप 2 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ मैप करोगे। डू यू गेट माई पॉइंट? तो इस तरह से आप कर सकते हो।
और एक एग्जांपल मैं देता हूं इसी इसी चीज के अंदर कि मान लो कुछ ऐसा है, एक पहला क्यूब हमारे पास ये है, अगर मान लो ऐसा कुछ क्यूब है। अब आपने नोटिस किया सर इनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है 2। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार लिखो, आप लिखोगे सर 5 2 4, बिल्कुल। इसमें क्या लिखोगे 3 2 और 1, दैट्स इट। अब आप मुझे बताओ कि सर 2 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट आएगा जो बच गया। क्या है बच गया? बच गया है सर 6 बच गया है, ठीक है ना। तो 2 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट सर 3 है, एंड 1 के अपोजिट सर 4 है। बात आपकी खत्म। ध्यान रखना ये वाली चीज कब यूज करनी है? जब एक ही चीज कॉमन हो। जैसे इस केस में 2 और 2 कॉमन था, बस इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, उस केस में हम निकाल सकते हैं सारी की सारी साइड्स, ठीक है। पर सारे केसेस ऐसे नहीं होते। कुछ केसेस में पता क्या होता है, 2 साइड्स कॉमन होती हैं। व्हेन 2 साइड्स आर कॉमन, अब ये है आपका सेकंड केस। जब 2 साइड्स आपकी कॉमन होती हैं, ये आपका सेकंड केस आता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये अपना पहला क्यूब था, ये आपका दूसरा क्यूब आ गया, राइट। मान लो पहले क्यूब के ऊपर आपकी कुछ वैल्यूज हैं 2 3 1, और इसमें 2 4 1। ऐसे कुछ एक क्यूब आपने फेंका, उसके पहला स्क्रीनशॉट ये, दूसरा स्क्रीनशॉट ये। जब भी आपकी यहां पे कॉमन कितनी है, यहां पर आप बोलोगे सर 2 साइड कॉमन है। जब आपकी 2 साइड कॉमन होती है ना, तो जब बाकी बच गया, क्या बच गया सर? 3 बच गया इसमें और 4 बच गया इसमें, तो हम कहेंगे 3 और 4 क्या है? 3 और 4 हैं एक दूसरे के अपोजिट, दैट्स इट। पर 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, ये हम नहीं बता पाएंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? तो मेरे पास ना 2 केस बनते हैं। पहला केस ये है कि व्हेन एक साइड कॉमन हो इन 2 डाइसेस के अंदर, उनको आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखोगे एंड यू विल गेट इन्फो अबाउट ऑल साइड्स। सबके बारे में पता लग जाएगा, किसका कौन अपोजिट है, कौन नहीं है अपोजिट, वो सब पता लग जाएगा अगर 2 क्यूब के बीच में एक ही साइड कॉमन है। पर अगर 2 क्यूब्स के बीच में 2 साइड्स कॉमन है, तो हम बाकी बचे हुए चीज को तो बता सकते हैं कि 3 और 4 अपोजिट हैं, पर रिमेनिंग 2 साइड्स, 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, दैट कैन नॉट बी नोन। 2 अपोजिट साइड्स मे नॉट बी नोन, मतलब कैन नॉट बी नोन, जब तक कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं भी होती। समझे इस बात को? तो ध्यान रखने वाली बात यह है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लो एक क्यूब था, आपने उसको पहली बार फेंका, पहला फोटो लिया, दूसरी बार किया, दूसरा फोटो लिया। अगर तो इस फोटो में एक साइड कॉमन है और 2 साइड अलग अलग है, उस केस में तो हम सारी की सारी साइड्स बता देंगे कि कौन किसके अपोजिट है। पर अगर ऐसा होता है कि इन फोटोज के अंदर 2 साइड कॉमन आती हैं, उस केस में हमें एक साइड उल्टी तो पता लग जाएगी, पर 2 साइड के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने यहां पे बताया भी। इस केस में हमें यह तो पता लग जाएगा कि 3 4 के अपोजिट है, पर 1 और 2 के अपोजिट कौन है, 1 के अपोजिट 5 है या 6 है, नहीं पता। 2 के अपोजिट 5 है या 6 है, नहीं पता। ये दोनों केसेस आपको यहां पे पता होने चाहिए। अगर इतना पता है तो बड़े आराम से क्वेश्चंस कर भी लोगे। एक यूपीएससी ने हमसे 2018 में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको एक बार वो करा देता हूं, यही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब ध्यान से देखो, ये आपके सामने सेम क्यूब की उसने 4 फोटोज लगा दी। वो कह रहा है कि इसके अंदर आपको जो फेसेस हैं वहां पे डॉट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डॉट, सिंगल डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट। उसके अलावा आपको लाइन देखने को मिल जाएगी, आपको 4 डॉट मिल जाएंगे एंड आपका क्रॉस। तो 6 चीजें क्या है? सिंगल डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, 4 डॉट्स, एक क्रॉस और एक लाइन। ये 6 चीजें हैं आपके इस क्यूब के अक्रॉस। कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसने ना हमसे आगे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भाई इस क्यूब के अपोजिट क्या है, इस वाले फेस के अपोजिट क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चन है। चिंता नहीं करनी, हम ना बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी 2 फोटोज उठा लो, कोई भी जो आपको ठीक लगे। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम 2 और 4 को एक बार देखो, अभी के लिए 1 और 3 भूल जाओ, सिर्फ 2 और 4 देखो।
क्या आप एक बार नोटिस कर रहे हो सर, यहां पर ना एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है? दो डॉट्स, दो फोटोज हैं, उसमें एक ही चीज कॉमन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ये चीज होना कि सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है, तो वहां से हम सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। याद करो, इनको लिखना कैसे है? लिखना है क्लॉकवाइज के अंदर। लिखो इधर, आप बोलोगे सर लाइन, फिर 3 डॉट्स, फिर 2 डॉट्स। लिख सकते हैं ऐसे? आप बोलो सर बड़े आराम से, क्लॉकवाइज के अंदर मैंने इसको लिख दिया। उसको लिखो, उस पे आएगा पहले एक क्रॉस, फिर आएगा आपका 1 डॉट, फिर आएगा आपका 2 डॉट। बात सही है? एक चीज कॉमन थी यहां पे, सिर्फ क्या? 2 डॉट। तो इतने से ही मैं पूरी जानकारी बता सकता हूं, क्या? कि जो बाकी बच गया, लाइन, 3 डॉट, क्रॉस और 1 डॉट, उसके अलावा जो बच गया वही 2 डॉट के अपोजिट होगा। क्या रहेगा वो 2 डॉट के अपोजिट? बताओ, 2 डॉट के अपोजिट जो बच गया, क्या बच गया सर? 4 डॉट। तो 2D के अपोजिट आ जाएगा 4 डॉट, लाइन के अपोजिट आपका आ जाएगा क्रॉस, एंड उसके अलावा 3 डॉट के अपोजिट आ जाएगा आपका 1 डॉट। यू हैव द आंसर। आपको 1 और 3 फोटो की जरूरत भी नहीं थी। अब अगर इसको हम एक बार कैसे करते हैं, इसको कॉपी करना है, ठीक है? सॉरी, ठीक है, इसको एक्चुअली मुझे करना नहीं आता, पिक करना। चलो कोई बात नहीं, इसको याद कर लो यार आप जो भी हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। तो आंसर क्या आया मेरा कि 2 डॉट के अपोजिट 4 डॉट है। तो आप नोटिस करना क्या पूछा है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट। बड़े आराम से अब आप बता पाओगे सर, सिंगल डॉट के अपोजिट आया था हमारा 3 डॉट वाला। तो एक्चुअल में इसका ट्रिपल डॉट या 3 डॉट वाला ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। उसी तरह से इसने पूछा है कि 2 डॉट्स के अपोजिट कौन था? 2 डॉट के अपोजिट हमारा था, ये हमने काउंट किया था, 2 डॉट के अपोजिट हमारा 4 डॉट वाला था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डॉट के अपोजिट आपका 4 डॉट वाला हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रॉस के अपोजिट क्या था, तो क्रॉस के अपोजिट आप नोटिस कर पाओगे, क्रॉस के अपोजिट हमारा आंसर आया था, क्रॉस के अपोजिट हमारी लाइन आई थी। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइन आ जाएगा। तो अगर इतनी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होगी, एक और भी क्वेश्चन है कि क्रॉस के अपोजिट, आई थिंक इतना ही था, ठीक है। तो बड़ी बेसिक अगर आपको चीजें पता होंगी तो उससे आप आंसर कर पाओगे। ध्यान रखना क्या करना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, 2 क्यूब्स हैं, उनमें देखो कि कॉमन कितनी लाइनें हैं। अगर तो एक फेस कॉमन है, उससे आप सब कुछ निकाल लोगे। पर अगर 2 फेस कॉमन है, उससे आप एक फेस के अपोजिट क्या है वो तो बता दोगे, बाकी दोनों फेसेस के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसा कि इस क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी कि जैसे आपने नोटिस किया इस वाले को और इस वाले को, बस आपने नोटिस किया कि सर ये कॉमन था, तो आपने बस इसको क्लॉकवाइज में लिख दिया। आपने कहा लाइन, लाइन के बाद 3 डॉट, उसके बाद आपका 2 डॉट, इधर से उठाया, इधर से आया क्रॉस, इधर आया 1 डॉट, इधर आया आपका 2 डॉट। ये 2 डॉट यहां भी यहां है, यहां भी यहां है, ये कॉमन था, तो बिल्कुल, तो अपने आप आपका आंसर आएगा लाइन के सामने क्रॉस, 3D के सामने 2D, एंड आपका सॉरी 3D के सामने नहीं 1D, और आपका 2D के सामने जो बच गया, क्या बच गया था आपका बच गया था 4 डॉट। बड़े आराम से आपका ऐसे आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। कोई इशू किसी को? ठीक है, कोई इशू किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में हमसे पूछा था। यहां क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि भैया एक क्यूब के जैसे 6 फेसेस हैं, उनको अलग अलग कलर से हमने पेंट कर दिया, VIBGYO, ये 6 कलर से पेंट हो गए हैं। अब उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई ये कलर्स आपस में एडजेसेंट हैं, ये फेसेस आपस में एडजेसेंट हैं, ये फेस आपस में एडजेसेंट हैं, ये फेस आपस में एडजेसेंट है। सही बात है, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे बताओ? एक काम करते हैं, किसी भी 2 स्टेटमेंट्स को उठा लेते हैं, कोई भी 2 जो आपको ठीक लगे। मैं एक्चुअली पता क्या कर रहा हूं, मैं 1 और 3 को उठा रहा हूं। पता है क्यों? मैंने एक बात नोटिस करी कि सर 1 और 3 में ना क्या कॉमन है, 1 और 3 में बी कॉमन है, बस सिर्फ और सिर्फ बी कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन ही नहीं है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल में ना यहां से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ और उठाना है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है सर 2 और 3 देख लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप बोलोगे सर जी और वाई कॉमन है, इसमें भी जी और वाई कॉमन है। और मैंने आपको बताया था जब 2 साइड्स कॉमन होती हैं किसी क्यूब की, तो भैया जो तीसरी साइड होती है वो अपोजिट होती है। तो यानी कि मुझे ये मिल गया कि आई और बी क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे।
कैसे पता किया? दो साइड कॉमन थी ना, उस केस में क्या आता है, जो बाकी बची हुई चीज होती है वो दोनों अपोजिट होते हैं। जी और वाई का नहीं बता पाऊंगा कि जी के अपोजिट क्या है या वाई के अपोजिट क्या है, पर आई के अपोजिट बी होगा, इतना मैं बता दूंगा। और अगर मैंने आई के अपोजिट बी बता दिया तो मेरा काफी हद तक काम हो गया है। पता कैसे? मैं आपको बताता हूं। अब जैसे बी का केस देखो, नहीं बी का तो आ गया, और किसी का जैसे फॉर एग्जांपल हम लेट्स से वाई का केस देखते हैं, ठीक है। वाई के अपोजिट ना, आप एक बार नोटिस कर रहे हो वाई के साथ में कौन आ रहा है? आप बोलोगे सर वाई के साथ में ओ भी है बी भी है, जैसा स्टेटमेंट 1 के अंदर लिखा। इसके अलावा एक चीज और लिखी है कि वाई के अपोजिट मतलब वाई के एडजेसेंट आपका जी भी है, आपका आई भी है, राइट। अगर वाई के साथ साथ में ये चार लोग हैं, लिखा है ना वाई के साथ में ओ भी है बी भी है, वाई के साथ में जी भी है आई भी है, अगर वाई के साथ साथ में ये चार चीजें हैं और पांचवा वाई खुद, तो वाई की अपोजिट क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर सिर्फ एक ऑप्शन बचा। क्या ऑप्शन बचा? वाई के अपोजिट आएगा ओनली एंड ओनली वायलेट, क्योंकि आप नोटिस करो बाकी तो ओ नहीं हो सकता अपोजिट, ये सारे एडजेसेंट है चारों, और पांचवा वाई खुद है, तो छठा बच गया, दैट इज वाई के अपोजिट वी ही आएगा, और आई के अपोजिट बी, वाई के अपोजिट वाई, बाकी दो जो बच गए, कौन बच गया सर? ओ बच गया, और क्या बचा है? आई बी जी, ओ के अपोजिट जी आएगा, दैट्स इट। तो पूछा क्या है भैया? पूछा है उसने कि ओ के अपोजिट कौन आएगा? सर ओ के अपोजिट आएगा जी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अगर पता होता, आप बहुत बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? ग्रेट। एक ना और चीज होती है डाइस के अंदर ही, ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है ये? देखो आप ना डाइस को भी तो ऐसे तोड़ सकते हो, बिल्कुल सर, तोड़ने को तो किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है कि डाइस को आप ओपन अप कर लेते हो, उस केस में पता क्या होता है? उस केस में जैसे ओपन अप हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, समझना, ये ना एक्चुअली डाइस को आपने तोड़ दिया, खोल दिया, तो अगर आप 5 ऐसे होगा 6 के ऊपर, फिर 6 को आप 4 के ऊपर ऐसे डाल सकते हो, तो एक डाइस को आपने ओपन अप कर लिया है, ठीक है। जैसे मान लो ये डाइस था, तो आपने इसको ना ये ऐसा ना करके आपने ऊपर से इसको तोड़ दिया। जैसे समझो ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं तो नीचे वाली साइड तो रहेगी, ये वाला घूम फिर के ऐसे आ जाएगा। समझो ये ऐसे था, आपने इसको ऊपर से तोड़ दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा चपटा। गेटिंग द पॉइंट? तो जब भी आपके सामने ना ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये चीज नोटिस करनी है कि अब अगर मैं इसको इकट्ठा करता हूं, तो इकट्ठा पता कैसे होगा? जैसे ये 4 है, मानना समझना ये 4 बेस है, ये 1 यहां पे है, 6 यहां पे है। अब अगर मैं 6 को ऊपर उठाऊंगा, ये 4 अगर बेस था तो 6 ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ये तो अभी ऐसे है प्लेन, 4 मान लो बेस था, 6 ऐसे था, अब 6 को मैं वापस से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो 6 ऐसे ऊपर आ जाएगा। 1 को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो 1 ऐसे आ जाएगा। तो हुआ पता क्या हुआ? दरअसल में ये कि 1 ऐसे होगा और 6 ऐसे होगा। तो एक्चुअल में जब भी आपके पास ऐसी चीज आएंगी ना, तो जो भी आपके एक छोड़ के जो आपका एडजेसेंट होता है ना, जो ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट वाली चीज क्या होगी? वो आपकी अपोजिट होगी। ऑल्टरनेट वाली चीज क्या होती है? वो अपोजिट होती है। कैसे सर? एक बार और एग्जांपल बता दो। इधर देखना, जैसे यही एग्जांपल है 1 4 6। अब 4 तो ऐसे बेस रहा है, जब आपने ऐसे 6 को आप ऊपर उठाओगे, ये 6 ऊपर उठ के ऐसे हो जाएगा, और 1 को ऐसे आप करोगे तो 1 ऐसे हो जाएगा। तो दरअसल में 1 ऊपर है, 6 ऐसे है, अपोजिट क्या हुए? 1 और 6। तो एक्चुअल में कुछ नहीं होगा इस केस के अंदर ना, आप बड़े आराम से बस ऑल्टरनेट वाली चीजों को देखो। ऑल्टरनेट क्या है? एक छोड़ के 6 के ऑल्टरनेट क्या है? 1, तो 1 के अपोजिट हुआ 6। उसी तरह से अगर आप नोटिस करो 4 और 2 ये भी एक छोड़ के हैं, तो 2 के अपोजिट हुआ 4, एंड आपका 3 के ऑल्टरनेट हुआ अपोजिट हुआ 5। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी जहां पर भी आपको देखने को मिलता है कि 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6 एंड 3 के अपोजिट 5, वही आपका सही आंसर है। अब देखो ये वाली चीजें मैंने लिखी है, अपोजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो 3 और 5 क्या है? ये तो एडजेसेंट है, पर मैंने बोला 3 और 5 अपोजिट है, तो भाई ये गलत हो गया। उसके अलावा 2 और 4 मैंने कहा अपोजिट है, तो ये तो यहां पे एडजेसेंट दिखा रहा है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। इसके अलावा इसमें देखो, इसमें ये हो सकता है, और ये वाला क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखो 1 और 6 क्या है? 1 और 6 एडजेसेंट है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। लिखा कैसे मैंने? ये मैंने बस क्या किया, मैंने बस ऑल्टरनेट उठा लिया। क्या कर लिया? मैंने इसको देखा
मैंने ये देखा ये 2 है, 2 का एक छोड़ के कौन आ रहा है, 2 का एक छोड़ के सर 4 आ रहा है, तो 2 का ऑल्टरनेट हुआ, अपोजिट हुआ 4, 1 का अपोजिट क्या है या 1 का ऑल्टरनेट क्या है, ये 4 को छोड़ के, तो 1 का हुआ आपका 6 और बाकी जो बच गया वो 3 का सामने मैंने 5 लिख दिया। दैट्स हाउ इट इज सिंपल। ये अपोजिट थे, ये अपोजिट का मैंने नंबर लिखा, तो जहां जहां पे अपोजिट होंगे वो साथ में दिखेंगे नहीं, पर जैसे इसमें 1 और 6 ये तो अपोजिट थे, तो ये साथ में कैसे हो सकते हैं, ये गलत। यहां 3 और 5 ये अपोजिट है पर इसमें तो साथ में है, तो ये भी गलत। यहां पर 2 और 4 ये आपके अपोजिट होने चाहिए थे पर यहां पर एडजेसेंट है, तो ये भी गलत। उसी तरह से ये आपका आखिरी बच गया, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। एक जो टफ क्वेश्चन था ना, जो सिर्फ एकमात्र टफ क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां से पूछा है, वो थोड़ा ये था। एक्चुअल में क्या हुआ ना, अभी तक यूपीएससी क्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछता आ रहा था, यहां पर 2023 वाले क्वेश्चन के अंदर इसने इसको क्यूबॉइड कर दिया। अब क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्मूला रट के जाते हैं तो उनसे वो नहीं हो पाया, पर अगर किसी ने इसको समझा होता तो वो यहां पे इस क्वेश्चन को पक्का ही सॉल्व कर लेता। हो पता क्या रहा है, समझो पहले इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 7 into 5 into 3 is painted red, green and blue color on each of the opposite faces। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक ना इस तरह से आपका ये क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, समझना इस मुद्दे को। वो क्या है, पता क्या रहा है, वो कह रहा है कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन और ब्लू, तो अगर फ्रंट वाले फेस के ऊपर रेड है ना, तो बैक वाले फेस के ऊपर भी रेड है। इस वाले फेस के ऊपर अगर आपका ग्रीन है तो इधर भी ग्रीन है, ऊपर वाले फेस के ऊपर आपका ब्लू है तो नीचे वाले फेस के ऊपर आपका ब्लू है। तो इस तरह से जो अपोजिट वाली चीजें हैं ना, तो उनको पेंट किया गया है। मैं थोड़ा सा और बना देता हूं इसको, एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये स्टार्टिंग आगे वाला रेड है और पीछे वाला रेड है, फ्रंट एंड बैक। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, मान लो ये वाला ग्रीन है लेफ्ट हैंड वाला और इधर राइट वाला ग्रीन है, उसी तरह से एक जो आपका ब्लू होगा वो ऊपर वाला ब्लू होगा, तो आपका नीचे वाला जो फेस होगा वो ब्लू होगा। इस तरह से ये चीजें करी गई हैं। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। अब वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं 7 into 5, ये वाला क्या है, रेड वाला, तो जो रेड वाले की डायमेंशंस हमारे पास गिवन है, ठीक है, 7 into 5, 5 into 3 किसकी है, ये आपकी ग्रीन वाले की, एंड 7 into 3 आपके ब्लू वाले की रिस्पेक्टिवली। इस तरह से तो उसने डायमेंशंस हमें दे दी। फिर कह रहा है क्यूबॉइड को कट कर दिया, जैसे इसको कट कर रहे थे ना, बीच में से एक एक करके निकाल रहे थे, उसी तरह से इसको भी कट कर दिया। और सभी जो क्यूब्स निकल के आए उनकी लेंथ कितनी थी, एक एक। यहां पर क्यूब को हम कट कर रहे थे एक एक सेंटीमीटर के अंदर, यहां पर उसने क्यूबॉइड को कर दिया। फिर वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब नोटिस करो, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देयर आर एग्जैक्टली 15 क्यूब्स विद नो पेयर ऑन एनी फेस। किसी भी फेस के ऊपर कोई भी पेंट नहीं है, कितने ऐसे क्यूब होंगे। दोबारा से रिकॉल करते हैं, इस क्यूब के रिगार्डिंग हमने जीरो पेंट फेस करने का फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल ठीक बात है। पर आप नोटिस करो हमने क्यूब निकाला कैसे, कि कैसे पेंट फेस हुआ, जिसका कोई फेस पेंट के साथ ना हो। आप बोलोगे सर हमने ऊपर वाले सारे हटा दिए, नीचे वाले सारे हटा दिए, इधर वाले सारे हटा दिए, इधर वाले सारे हटा दिए, जो अंदर बचे ना वही तो वो था जिसका फेस पेंट नहीं था। दिखाता हूं, आओ आज वापस आओ। जैसे नोटिस करना, अगर हम सब कुछ इसमें से निकाल देते थे, जो अंदर बचता था वही तो जीरो फेस पेंटेड था। ऐसे ही हमने 4 वाले के लिए भी देखा था कि अगर हम सब कुछ बाहर वाला निकाल दें, जो अंदर वाले बच जाएंगे, जो बाहर हमें दिख रहा है अगर वो हटा दिया हमने, तो अंदर वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हमने इसका फॉर्मूला भी देखा हुआ है, n-2 का होल क्यूब। कैसे आया होगा n-2 का होल क्यूब? नोटिस करो, अगर आप ये वाली पूरी लेयर हटा दो, अगर आप पीछे वाली पूरी लेयर हटा दो, तो n में से कितना बचा, 2 साइडें कम होगी, n-2। n-2 लेंथ के लिए, n-2 ब्रेथ के लिए, n-2 हाइट के लिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 का होल क्यूब। तो दरअसल में ये क्वेश्चन के अंदर भी कुछ और नहीं है। अगर आपको यहां पर नो फेस पेंट देखना है ना, तो नीचे वाली एक लेंथ हटा दो, ऊपर वाली एक लाइन हटा दो, ब्रेथ वाली हटा दो, इधर से हटा दो, इधर से ऊपर हाइट वाली हटा दो, एंड एक नीचे वाली बैठा दो। तो दरअसल में होगा पता क्या, यहां पे अगर आपको जीरो फेस पेंट देखना है तो आपको क्या करना होगा, n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। अभी तक क्या कर रहे थे, n सेम था सब जगह, तो हम लिखते थे n-2 इंटू n-2 इंटू n-2, वो n-2 का होल क्यूब हम वहां पे सॉल्व कर पा रहे थे। अब इस वाले में क्या है, n की वैल्यू अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, पर है तो वही सेम चीज बिल्कुल। n की वैल्यू क्या है सर, 7 है, 5 है और 3 है, तो एक जगह 7 डालो, 7-2
ये दूसरे वाले के इनटू 5 - 2, ये तीसरे वाले की 3 - 2। इसको सॉल्व करो, 7 - 2 होता है 5, 5 - 2 होता है 3, 3 - 2 होता है 1। तो एक्चुअल में आपके पास 15 ऐसे क्यूब्स आएंगे जिनके ऊपर कोई भी पेंट नहीं होगा। ये वाली बात अपने आप में बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ये बात? ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड विद ब्लू एंड 1 विद ग्रीन। वो पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब्स हैं हमारे पास जिनकी एक साइड के ऊपर क्या है? ब्लू कलर है और एक साइड के ऊपर ग्रीन है। तीसरी साइड कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 लिखा ना, एग्जैक्टली 2। तो ऐसे कितने फेसेस हैं जिनका ग्रीन और ब्लू? मुझे बताओ, ग्रीन और ब्लू वाले पेंटेड कहां पे आपको देखने को मिलेंगे? आप बोलोगे सर ये ग्रीन ये ब्लू। आपका जो यहां पे आएगा ना, यहां पे जो क्यूब आएगा वो क्या होगा? वो आपका एक फेस उसका ब्लू से पेंटेड, एक साइड उसकी ग्रीन से। यहां पर जो आएगा एक साइड उसकी ब्लू से, एक साइड उसकी ग्रीन से। एक जो नीचे वाली साइड आएगा यहां पर, और एक आएगा आपका यहां पे। याद करो, जैसे अगर मुझे इस वाले में 2 फेस पेंट देखना होता था, मैं ये वाला देखता था, बीच वाला, ये वाला, मतलब ये वाला। एक साइड ब्लू थी इसकी, एक साइड रेड थी। यहां पर भी तो यही आएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ आपके ऐसे हुए? टोटल 4 हुए। ठीक है ना, टोटल 4 हुए, 6 नहीं हुए। तो ये जो कह रहा है यहाँ पे 6 नहीं भैया, ये 6 नहीं होगा, ये आपके 4 क्यूब्स देखने को मिलेंगे। सेकंड आपका गलत होगा, तो इसका आंसर आएगा 4 क्यूब्स। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। अब समझ आया कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में इतना कंसेप्चुअली क्यों पढ़ाया। चाहता तो हर एक चीज का फॉर्मूला रटवा देता, बट आप समझो यूपीएससी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रही है, रटने के ऊपर नहीं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे होते, जहां पर मैंने बहुत ही कंसेप्चुअली हर एक चीज को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप किसी चीज को डिराइव कर सकते हो, तो वो चीज आपको काम आएगी। अदरवाइज जो लोग रट के गए थे फॉर्मूला से, मतलब बस फॉर्मूला रट के चले गए, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बना। पर जिन्होंने इमेजिन किया हुआ था कि 3 फेस वाले में कौन सा ऐसा पेंट होगा, कौन सा ऐसा क्यूब है जहां पे 3 कलर पेंटेड है, जिसमें 2 है, जिसमें 1 है, जिनकी इमेजिनेशन अच्छा थी, उन्होंने ये क्वेश्चन बड़े आराम से किया। तो मेरी कोशिश है इन लेक्चर्स के माध्यम से कि आपको मैं कैपेबल बनाऊं, ना कि आपको बस रटवाता रहूं। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस मैंने करवाई भी है। कोशिश मेरी ये रहेगी, कुछ और भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ ना अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, ताकि थोड़ी आपकी क्यूब एंड डाइस के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस है थोड़ी और अच्छी हो पाए। ठीक है, खुद भी आप इनको एक बार दोबारा भी, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तो आपने समझ लिया, एक बार खुद कोशिश करना दोबारा से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, फॉर्मुलाज भी देखना कि क्या समझ आ रहे हैं, लॉजिकल लग रहा है। ये जो सारी चीजें मैंने आपको, ये जो फॉर्मुलाज आपको बताए, ये हर एक चीज मैंने आपको डिराइव करके बताइए कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। ये 3 फेस वाले कॉर्नर्स ही क्यों होते हैं, 2 फेस वाले आपके एजेस के साथ ही क्यों लिंक्ड होते हैं, तो आपके 1 साइड वाले आपके फेस के साथ ही क्यों लिंक्ड होते हैं, और 0 साइज निकालना वो कैसे है। ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूब एंड डाइस का वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। किसी को अगर नहीं समझ आया, प्लीज इस लेक्चर को आप, जो भी पार्ट्स आपको नहीं क्लियर हुए या कोई भी फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि उस वाले पार्ट को आप दोबारा से एक बार रिविजिट कर लो। बाकी तब भी कुछ इशू आएगा तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली आप कनेक्ट रहना। ठीक है, आई थिंक अभी कमेंट्स ऑफ थे, बट बहुत जल्दी ये रिस्टार्ट भी हो जाएंगे, तो डोंट वरी, आप मेरे साथ आप कनेक्टेड रहोगे तो मैं आपको वहां पे डेफिनेटली आपके जो भी इश्यूज होंगे उनके साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड।